सेक्शन ए और सेक्शन बी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में हम सेक्शन सी को डिस्कस करने वाले हैं। ओके, अगर आप चाहते हो कि हम मैथ्स बेसिक के भी पेपर को सेक्शन वाइज डिस्कस करें तो आप अपना क्वेश्चन पेपर हमें इस नंबर पे सेंड कर सकते हो। ओके, और सेंड करने के साथ साथ हमें कमेंट करके ये जरूर बताएं कि पहले हम कौन सा सेक्शन डिस्कस करें मैथमेटिक्स बेसिक का। जो फर्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन सी का वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 38। देखो, आपको पता है कि सेक्शन सी जो होता है वो क्वेश्चन नंबर 38 टू 46 होता है। मीन्स टोटल नंबर ऑफ 9 क्वेश्चंस होते हैं। आपको इन 9 में से कोई भी 6 अटेम्प्ट करने होते हैं। ईच क्वेश्चन जो होता है वो 3 मार्क का होता है। इट मीन्स ओवरऑल ये सेक्शन क्या होता है, 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, 3 मार्क्स का ईच क्वेश्चन है, तो ओवरऑल ये सेक्शन हो जाएगा 18 मार्क्स का। जो क्वेश्चन नंबर 38 है वो क्या दे रखा है, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल टी स्क्वायर माइनस 15। ये आपको एक पॉलिनोमियल गिवन है इन टर्म्स ऑफ टी। आपको इस पॉलिनोमियल के क्या करना है, पहले तो जीरोस फाइंड आउट करने हैं एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। तो मैं ये पॉलिनोमियल को पी ऑफ टी ले लेता हूँ। क्या गिवन है आपको, टी स्क्वायर माइनस 15 गिवन है। हमें इस पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड आउट करने हैं तो हमें इस पॉलिनोमियल को क्या करना होगा, जीरो के इक्वल पुट करना होगा। मीन्स पी टी क्या है आपके पास में, टी स्क्वायर माइनस 15, तो टी स्क्वायर माइनस 15 की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, जीरो के इक्वल। अब देखो, इसको आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो। एक तो क्या करो आप, टी स्क्वायर इक्वल टू 15 आ जाएगा, तो टी की वैल्यू जो आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर 15। दोनों तरफ आप स्क्वायर रूट ले लोगे तो टी की दो वैल्यूज आएगी यहाँ से, एक आएगी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 15, एक आ जाएगा माइनस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 15। ओके, ये दो क्या हो जाएंगे, जीरोज हो जाएंगे। या फिर आप डायरेक्ट यहाँ से क्या कर सकते हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई कर सकते हो। कैसे हो जाएगा वो देखो, अगर मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई करता हूं तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करना है तो मैं रूट 15 का होल स्क्वायर इसको कर देता हूँ इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपके पास में क्या आ जाएगा, देखो ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ए माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 15 ए प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 15 इज इक्वल टू 0। तो दो फैक्टर आ गए आपके पास में, इंडिविजुअली क्या करोगे, दोनों को जीरो के इक्वल पुट करोगे। तो एक बार इसको जीरो के इक्वल पुट कर दिया, एक बार टी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 15 को क्या कर दिया, जीरो के इक्वल पुट कर दिया। तो यहाँ इसको जीरो के इक्वल पुट किया तो यहाँ से प्लस का रूट 15 आएगा, इसको जीरो के इक्वल पुट करोगे तो यहाँ माइनस का रूट 15 आएगा। ओके, तो ये दो क्या आ जाएंगे, इसके जीरोज आ जाएंगे। अब हमारे पास में जीरोज आ गए, हमें वेरीफाई करना है इसका रिलेशनशिप। तो वेरीफाई कर लेते हैं रिलेशनशिप। कैसे वेरीफाई करते हैं, सम ऑफ दी जीरोज क्या करेंगे, इक्वल कर देंगे सम ऑफ द जीरोज। अगर मैं फाइंड आउट करता हूँ तो एक जीरो है आपके पास में माइनस रूट 15, एक है प्लस रूट 15, तो यहाँ इसकी जीरो वैल्यू आ जाएगी। ओके, और ये किसके इक्वल है, माइनस बी बाई ए के इक्वल, बिकॉज बी की वैल्यू क्या है हमारे पास में, जीरो है। ये माइनस बी बाई ए के इक्वल है, इसको मैं 0/1 लिख सकता हूँ ना। बी क्या है, जीरो है यहाँ इस क्वेश्चन में, बिकॉज टी का कोफिशिएंट है ही नहीं कुछ भी, तो इसको आप माइनस बी बाई ए के इक्वल लिख सकते हो। तो ये यहाँ से सम वेरीफाई हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं प्रोडक्ट वेरीफाई करता हूँ, प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, एक जीरो है आपके पास में, स्क्वायर रूट के अंदर माइनस ऑफ स्क्वायर रूट 15, एक है प्लस ऑफ स्क्वायर रूट 15। दोनों को प्रोडक्ट करोगे तो ये आ जाएगा माइनस का 15, और ये इक्वल है किसके, माइनस ऑफ 15/1 के, और यही क्या है आपका सी बाय ए है। तो इस तरीके से यहाँ पे प्रोडक्ट वेरीफाई हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 क्या दे रखा है, if alpha and beta are the zeros of the quadratic polynomial px equal to ax square plus bx plus c। ठीक है, अल्फा बीटा इस पोलिनोमियल के क्या है, जीरोस है। डिराइव फॉर्मूला टू फाइंड अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इनटू बीटा। तो आपको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इनटू बीटा की जो वैल्यू होती है ये किसके इक्वल होता है, माइनस बी बाई ए के इक्वल, और ये इक्वल होता है सी बाई ए के। तो ये आपको डिराइव करके दिखाना है। तो हमें पोलिनोमियल क्या गिवन है, देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसके जो जीरोज है वो अल्फा और बीटा है। इट मीन्स आप इसको क्या लिख सकते हो, एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हो। बाहर कोई कांस्टेंट आ जाएगा के, ठीक है, बिकॉज किन्हीं भी दो जीरो से इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉलिनोमियल बनाना पॉसिबल है। तो ये जो के होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। इस कांस्टेंट पे डिपेंड करता है कि आपका पॉलिनोमियल जो है वो कैसा बनेगा। आई बात समझ में। अब यहाँ अगर देखो एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लायर क्या है, स्मॉल ए है,
तो मैं यहाँ पे के की वैल्यू भी क्या ले लेता हूँ, स्मॉल ए ले लेता हूँ, क्योंकि हम जब इन दोनों को प्रोडक्ट करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, तो एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लायर हमें क्या चाहिए, स्मॉल ए चाहिए, है ना। स्मॉल ए अगर मुझे चाहिए तो मैं इस के को भी क्या ले लेता हूँ, स्मॉल ए ले लेता हूँ यहाँ पे। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास में, देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ए टाइम्स एक्स माइनस एल्फा एक्स माइनस बीटा। ओके, अब यहाँ से देखो मैं अगर a कॉमन ले लेता हूँ तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए ऑफ एक्स प्लस सी बाई ए इज इक्वल टू ये क्या आ जाएगा a, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो एक्स एक्स से मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस एक्स जो है बीटा से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स बीटा हो गया, सिमिलरली माइनस एल्फा एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस में एक्स एल्फा हो गया, और माइनस एल्फा माइनस बीटा मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का एल्फा बीटा हो गया। ओके, अब इस ए से ये देखो कैंसिल हो गया, यहाँ पे आपके पास में अल्टीमेटली क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए ऑफ एक्स प्लस सी बाई ए, ये इक्वल होगा किसके, देखो एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ से देखो कॉमन क्या आ रहा है, एक्स कॉमन आ रहा है तो इसको मैं अल्फा प्लस बीटा बीच में बच जाएगा, और एक्स को मैंने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। सिमिलरली यहाँ क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा। अब आप कोफिशिएंट कंपेयर करोगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में, तो यहाँ देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है। यहाँ एक्स का कोफिशिएंट क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, इस साइड में है बी बाई ए, वो इक्वल होगा किसके, माइनस ऑफ एल्फा प्लस बीटा के। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, माइनस इस साइड भेज दोगे तो माइनस बी बाई ए के इक्वल आ जाएगा। सिमिलरली कांस्टेंट टर्म को कंपेयर करोगे आप, कांस्टेंट टर्म्स इन दोनों को इक्वल करोगे तो इस साइड आ जाएगा सी बाई ए, और ये इक्वल आ जाएगा किसके, अल्फा बीटा के। यहाँ देखो कांस्टेंट टर्म क्या है, सी बाई ए है, यहाँ अल्फा इंटू बीटा है, तो यहाँ से अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल आ जाएगा, सी बाई ए के। तो इस तरीके से आप इसको क्या कर सकते हो, प्रूव कर सकते हो या फाइंड आउट कर सकते हो फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 क्या दे रखा है, देखो अ सम ऑफ ₹1000 इज इन्वेस्टेड एट 8% सिंपल इंटरेस्ट पर ईयर। ओके, 1000 रुपीज है प्रिंसिपल, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है आर, और पर ईयर की बात कर रहा है, इट मीन्स टाइम जो है वो क्या है, 1 ईयर है यहाँ पे। कैलकुलेट द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ ईच ईयर, ये कह रहा है कि ईच ईयर के एंड पे इंटरेस्ट जो है वो कितना होने वाला है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, फर्स्ट ईयर के एंड का इंटरेस्ट बताना होगा। ओके, बिकॉज ये सिंपल इंटरेस्ट है, देखो तो जितना इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर का लगेगा उतना ही सेकंड ईयर का लगेगा, उतना ही थर्ड ईयर का लगेगा। ठीक है, सेम लगता जाएगा, ऐड होता जाएगा। तो अगर मुझे सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। ओके, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या आ जाएगा, एक साल के अंदर प्रिंसिपल है 1000 रुपीज, इंटू रेट दे रखा है 8%, इंटू टाइम क्या है 1 ईयर, डिवाइडेड बाय 100 आ गया ये। तो 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, फर्स्ट ईयर का जो प्रिंसिपल आ जाएगा SI वो कितना आ जाएगा, 80 रुपीज। ओके, 10 इंटू 8 करोगे तो 80 रुपीज आ गया। अब फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट 80 रुपीज है, सेकेंड ईयर का भी क्या रहेगा, 80 ही रहेगा। तो पहले और दूसरे साल का मिला के क्या हो जाएगा, 80 और 80 160 हो जाएगा। सिमिलरली नेक्स्ट फिर 80 आएगा, फिर फोर्थ में फिर 80 आएगा, तो इट मीन्स ये क्या बनेगी, AP बनेगी। तो यहाँ लिखा हुआ है डू दीज इंटरेस्ट फॉर्म एन AP, तो क्या ये इंटरेस्ट जो है वो एक AP बना रहे हैं क्या, बिल्कुल बना रहे। कौन सी AP बनेगी, देखो पहले साल का इंटरेस्ट क्या आएगा, 80 आएगा, दूसरे का कितना आएगा 160 आएगा, फिर 240 आएगा एंड सो ऑन। तो क्या ये एक AP नहीं बन रही है, बिल्कुल AP बन रही है, बिकॉज इसका फर्स्ट टर्म कितना है 80 है, और कॉमन डिफरेंस जो है वो भी क्या है 80 है। इफ सो फाइंड द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30 ईयर, ये कह रहा है कि 30 ईयर के एंड में इंटरेस्ट कितना हो जाएगा। तो 30 ईयर के एंड में इंटरेस्ट का मतलब टोटल इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है आफ्टर 30 ईयर। तो इट मीन्स आपको क्या करना है, सम ऑफ 30 ईयर्स का फाइंड आउट करना है, या फिर मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि 30 टर्म्स का सम आपको फाइंड आउट करना है यहाँ पे, है ना। तो फाइंड आउट कर लेते हैं। SN का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, N/2।
2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी आ गया ये। n की जगह हमें क्या चाहिए, 30 चाहिए, तो n की जगह मैं 30 पुट कर देता हूँ, तो ये 30/2 हो जाएगा। ट्वाइस ऑफ a कितना है, a है 80 प्लस n कितना है 30, 30 माइनस 1 करूंगा 29 आ जाएगा, इंटू डी भी कितना है 80। कॉमन आ रहा है देखो, 80 और 80 कॉमन आ जाएगा बाहर, तो ये आ गया 30/2 इंटू 80, इंटू यहाँ 2 बचेगा और यहाँ 29 बचेगा, तो 29 प्लस 2 कितना हो गया 31 आ गया। अब 2 से 80 को कैंसिल कर लो, 40 टाइम्स हो जाएगा ये। आपके पास में ये आ गया देखो 1200 इंटू 31, तो 12 इंटू 31 कर लो, आपको 12 इंटू 31 करना है, 31 इंटू 12, तो 12 1 जा 12 आ गया, 1 कैरी आ जाएगा, 12 3 जा 36 एंड 1 37 और 2 जीरो लग जाएगा। तो टोटल इंटरेस्ट जो है आफ्टर द एंड ऑफ 30 ईयर्स आपके पास में क्या आने वाला है, ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 क्या दे रखा है देखो ये, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी 24, 21, 18 मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज 78। आपको इस एपी के कितनी टर्म्स लेनी पड़ेगी ताकि उसका सम जो है वो 78 के इक्वल आए। इट मीन्स हमें एस एन गिवन है, एन टर्म्स का सम 78, हमें क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ से एन फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ टर्म्स। अगर मुझे एन फाइंड आउट करना है, एस एन हमें दे रखा है, तो एस एन का फॉर्मूला हमारे पास में होता है, एस एन इक्वल टू क्या होता है, n/2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए क्या है यहाँ पे देखो, ए क्या है, फर्स्ट टर्म है 24, डी क्या है, कॉमन डिफरेंस कितना है, कितने का डिफरेंस आ रहा है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करूंगा तो 21 माइनस 24 -3 का डिफरेंस आ रहा है, डिक्रीजिंग एपी है, दिख रहा है क्लियर। तो ये सब सब्सटीट्यूट कर देता हूँ यहाँ पे, एस एन की वैल्यू 78 दे रखी है, एन हमें फाइंड आउट करना है, ट्वाइस ऑफ ए कितना हो गया हमारे पास में 24 प्लस एन हमें फाइंड आउट करना है, डी की वैल्यू है -3। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 78 यहाँ पे देखो 2 कॉमन आ रहा है कि कहीं पे, एक बार देख लेते हैं, चलो ऐसे ही 24 इंटू 2 हो गया 48 और ये हो जाएगा माइनस का 3n और प्लस का 3। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 78 इंटू 2 कितना हो जाएगा 75 150 हो गया, 150 एंड 156 आ गया, ये इज इक्वल टू n इंटू ये कितना आ गया था 48 प्लस 3 51 -3n, मल्टीप्लाई कर देता हूँ n को अंदर, 156 इक्वल टू 51n माइनस 3n स्क्वायर। ओके, इन दोनों टर्म्स को मैं इस साइड लेके आ जाता हूँ, साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये आपके पास में क्या बन जाएगा देखो 3n स्क्वायर माइनस 51n प्लस में ये क्या आ जाएगा 156 इज इक्वल टू 0। ओके, कॉमन आ रहा है क्या कुछ, देखो 3 कॉमन आ रहा है इसमें से, तो 3 मैंने कॉमन ले लिया, ये बन जाएगा n स्क्वायर माइनस 17n प्लस 3 कॉमन लूंगा यहाँ पे, ये 5 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, इक्वल टू 0। 3 को इक्वल के उस साइड भेज देंगे, राइट हैंड साइड भेज देंगे 0 की साइड में, तो आपके पास में अल्टीमेटली क्वाड्रेटिक क्या बन जाएगी, n स्क्वायर माइनस 17n प्लस 52 इक्वल टू 0। अब हमें इसके क्या करना है, फैक्टर करना है, तो फैक्टर करने के लिए हम क्या करेंगे, कांस्टेंट टर्म को स्क्वायर वाली टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। ये आ गया आपके पास में 52n स्क्वायर है ना। अब 52n स्क्वायर को आपको 2 पार्ट में इस तरीके से स्प्लिट करना है कि ऐड करने पे तो माइनस का 17n आए और प्रोडक्ट करने पे 52n स्क्वायर आना चाहिए प्रोडक्ट का। तो 52 अगर आप चाहिए, 52 किसकी टेबल में आता है, 13 इंटू 4 हो जाएगा, ये देखो माइनस का 13n और माइनस का 4n, दोनों माइनस के लेने पड़ेंगे तभी माइनस का 17n आएगा ऐड करने पे। ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस ऑफ 13n माइनस ऑफ 4n प्लस 52 इज इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, n कॉमन आ रहा है, n माइनस 13 बच जाएगा, यहाँ से -4 कॉमन आ जाएगा, ये भी n माइनस 13 बच जाएगा, इक्वल टू 0। n माइनस 13 ओवरऑल कॉमन आ जाएगा, n माइनस 4 यहाँ बन जाएगा। तो एक बार आप n माइनस 13 को 0 के इक्वल पुट करोगे, एक बार n माइनस 4 को 0 के इक्वल पुट
करोगे तो यहाँ से n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 13 आ जाएगी, और यहाँ से n की वैल्यू 4 आ जाएगी। अब n की दो वैल्यू आ रही है, तो इट मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स जब 13 होंगे तो भी सम क्या आएगा, 78 आएगा, और नंबर ऑफ टर्म्स जब 4 होंगे तो भी सम जो है वो क्या आएगा, 78 आएगा। ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज जब बीच में 0 आ जाएगा तो इस साइड में जो टर्म आएगी वो फिर नेगेटिव में आती जाएगी, वो इस टर्म तरफ वाली पॉजिटिव टर्म को क्या कर देगी, कैंसिल कर देगी। आई बात समझ में? कैसे, देखो जब मैं n की वैल्यू 4 लेता हूं तो n की वैल्यू 4 लेने पर आपके पास में सीरीज क्या हो जाएगी, देखो नंबर ऑफ टर्म्स 4 ले लेता हूं तो ये क्या हो जाएगी, 24, 21, 18 और 15। इनका अगर आप सम करोगे तो सम कितना आ रहा है इनका, ये 78 आ रहा है। ओके, जब मैं n की वैल्यू क्या ले लेता हूं, 13 ले लेता हूं, तो टर्म्स क्या आएगी, 24, 21, 18, 15। फिर इसके बाद में कौन सी टर्म आएगी, -3 का डिफरेंस आ रहा है तो ये आ गया 12, ये फिर आ गया 9, फिर आ गया 6, फिर आ गया 3, फिर आ गया 0। अब जो टर्म आएगी वो क्या आएगी, -3, -6, -9, ओके, -12, ये सब टर्म आ जाएगी। 13 टर्म हो गई, -9। अब देखो ये वाली -3 + 3 को कैंसिल कर देगा, सम करोगे तब ये -6 इसको कर देगा, ये -9 इसको कर देगा, ये 12 इसको कर देगा। इट मीन्स अल्टीमेटली 13 टर्म में सम तो किनका आया, इन चार टर्म्स का ही आया, और ये किसके इक्वल आएगा, 78 के इक्वल, है ना। तो नंबर ऑफ टर्म्स 13 भी आप ले सकते हो, नंबर ऑफ टर्म्स 4 भी ले सकते हो, दोनों आंसर सही होंगे इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, देख लेते हैं फटाफट। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड द लाइन a -2, 2 एंड b 2, 4 पार्ट्स। आपको उन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं जो इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करें। तो ये सपोज पॉइंट ए आपको दे रखा है -2, 2, ये सपोज पॉइंट बी है 2, 8। तो इस लाइन को अगर 4 पार्ट में डिवाइड करना है इक्वल पार्ट में, तो नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने आएंगे, 3 आएंगे। सपोज एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, और एक पॉइंट ये हो गया। सपोज ये पॉइंट मैं ले लेता हूँ P, Q और R, ये सभी पार्ट इक्वल होंगे, मीन्स ये 1:1:1:1 होने वाले हैं। तो जब भी मैं पॉइंट P के कोऑर्डिनेट फाइंड करूंगा तो पॉइंट P जो होगा वो AB को किस रेशियो में डिवाइड करेगा। पॉइंट P की अगर मैं बात करता हूं तो ये हमारा हो जाएगा 1, और ये रेशियो टोटल कितना बन जाएगा, फिर 3 बन जाएगा। इट मीन्स M की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, और N की वैल्यू इस केस में क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। ओके, तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट क्या, अब आपको सेक्शन फॉर्मूला आई होप सबको पता होगा। चलो एक बार मैं लिख देता हूं, क्या होता है सेक्शन फॉर्मूला, mx2 + nx1 अपॉन m + n, my2 + ny1 अपॉन m + n, ये सेक्शन फॉर्मूला होता है। हमें क्या करना है, अब m की वैल्यू ले रहा हूं, p की वैल्यू ले रहा हूं, p के 3, ये हमारा क्या है, x1, y1 है पॉइंट, और ये b पॉइंट जो है वो क्या है, x2, y2 है। सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, p हमारा क्या आ जाएगा, देखो m मीन्स 1 इंटू x2, 2 इंटू 1 ये क्या हो गया 2, प्लस n 3 इंटू -2, तो 3 इंटू -2 करोगे तो ये आ जाएगा -6, ये आ गया -6, डिवाइड बाय m + n मीन्स 1 + 3, तो ये कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ये एक बार 1 + 3 लिख दिया मैंने। नेक्स्ट m1 इंटू 8 आ जाएगा 8, प्लस में 3 इंटू 2 कितना आ जाएगा 6, अपॉन में 1 + 3 आ गया। सिंप्लीफाई करूंगा तो ये क्या आ जाएगा, देखो -4 अपॉन 4, तो ये आ गया -1, और 8 एंड 6 14, 14/4 करूंगा तो ये आ जाएगा 7/2। ये पॉइंट P के कोऑर्डिनेट आ गए। सिमिलरली पॉइंट Q की अगर मैं बात करता हूं, तो पॉइंट Q के लिए देखो ये रेशियो क्या बन जाएगा, पॉइंट Q तो है मिड पॉइंट नहीं हो जाएगा क्या, ये 2 बन जाएगा, और ये कितना बनेगा, फिर ये भी 2 बन जाएगा। तो पॉइंट Q तो क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया। तो मिड पॉइंट क्या होता है, x1 + x2/2, y1 + y2/2। ओके, तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना सबसे इजी है, x1 + x2, तो -2 + 2,
क्या हो जाएगा 0, -2 + 2 अपॉन 2 आ गया, 2 + 8 अपॉन 2 आ गया। तो ये इसका एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 हो गया, ये कैंसिल कर देगा। कॉमा ये कितना हो गया देखो 10/2 मीन्स 5 आ गया। नेक्स्ट आर के केस में क्या हो जाएगा, ये रेशियो देखो, ये पॉइंट आर है तो ये पूरा जो है वो हमारा m हो जाएगा, m की वैल्यू यहाँ आ जाएगी 3, और ये जो है n की वैल्यू ये क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो पॉइंट r अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो इसके लिए m की वैल्यू 3, तो ये कितना हो जाएगा देखो 3mx2 मीन्स 3 × 2 6 आ गया, प्लस nx1 1 × -2 मीन्स ये -2 हो जाएगा, है ना। 6 - 2 अपॉन 3 + 1 m + n। सिमिलरली my2 3 × 8 24 प्लस n 1 × 2 2 आ जाएगा अपॉन m + n आ गया। तो r की वैल्यू हमारे पास में क्या आ जाएगी, ये 4/4 आ गई और ये 26/4 आ गया, है ना। कैंसिल करूंगा, ये 1 आ गया, ये आ जाएगा 13/2। तो r के कोऑर्डिनेट हमारे पास में आ जाएंगे 1, 13/2। इस तरीके से ये जो पॉइंट है PQR, ये क्या करेंगे, इस लाइन सेगमेंट को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 क्या दे रखा है, देखो ये इसमें दे रखा है प्रूव दैट द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। डायरेक्ट थ्योरम है, ठीक है, सॉल्व नहीं करेंगे हम यहाँ पे। थ्योरम 10.1 है ये शायद, तो पहली थ्योरम है। क्या दे रखा है, ये कह रहा है कि कोई भी पॉइंट पे सर्कल के जो टेंजेंट होती है वो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर रेडियस के क्या होती है, ऑलवेज परपेंडिकुलर होती है। तो आपको क्या करना होता है, आपको डिफरेंट लेने होते हैं। ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पी है, ये जो है सेंटर है। आप पहले पॉइंट क्यू लेते हो, इस तरीके से इसको ऐसे तो आप लिखोगे कि ये जो ओ क्यू है वो ग्रेटर होगा किसे, ओपी के। फिर आप एक कोई और दूसरा पॉइंट लेते हो, ये सपोज क्यू डैश लेते हो, तो ओ क्यू डैश जो है वो ओपी से ग्रेटर होगा। इस तरीके से पता जाएगा। तो आप जितने भी पॉइंट लोगे ये सभी क्या होंगे, ओपी से ग्रेटर आते रहेंगे। जब ये पॉइंट जो है क्यू और क्यू डैश ये सभी इस पॉइंट पे क्या होंगे, पी पे कोइंसाइड हो जाएंगे। तो ये जो है क्यू ट्रिपल डैश में यहीं पे लेता हूँ पी पे, है ना। क्यू ट्रिपल डैश जो है वो पी के इक्वल आ जाएगा। और ऐसा क्यों होगा, क्योंकि ये पॉइंट जो है पी के ऊपर कोइंसाइड हो गया। और ये इक्वल आने का मतलब क्या है, लेंथ इक्वल आ गई, है ना। और लेंथ इक्वल कब हो सकती है, जब ये लेंथ जो है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो और ये क्या हो, पेंडिकुलर हो। बिकॉज जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है किसी की लाइन से ऑलवेज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही होती है। आई बात समझ में। तो इस तरह आपको ये प्रूव करना, मैं पूरा बुक दिखाया है। नेक्स्ट प्रूव दैट द पैराबोला सर्कमस्क्राइब अ सर्कल इज ए रोम्बस। आपको प्रूव कर कि एक पैराग्राम जो सर्कल को सर्कम्स कर रहा है वो क्या होगा, एक रोम्बस होगा। ये हमें प्रूव करना है ना। तो मैं सबसे पहले तो क्या ले लेता हूँ, एक पैरेललोग्राम ले लेता हूँ यहाँ से। ये मैंने पैरेललोग्राम ले लिया और इसके अंदर क्या डाल देता हूँ, एक सर्कल डाल देता हूँ, है ना। एक सर्कल और ले लेता हूँ, ये इस तरीके से, ये इसके अंदर आ गया। आपको प्रूव करना है कि ये जो पैरेललोग्राम इस तरीके से बना है वो क्या होगा, एक रोम्बस होगा। रोम्बस के लिए क्या कंडीशन है अपने पास में, सभी साइड क्या सेम हो जाए। तो पैरेललोग्राम दे रखा है ए बी सी डी सपोज, ओके। अब अगर ये पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम होने का मतलब हमें गिवन क्या है, अपोजिट साइड्स जो है वो एक दूसरे के इक्वल है। मींस ए बी जो है आपको डी सी के इक्वल दे रखा है एंड बी सी जो है वो ए डी के इक्वल दे रखा है। ये सपोज मैं इक्वेशन 1 ले लेता हूं, यह आपको गिवन है, ओके। तो अब हमें प्रूफ जो करना है क्या करेंगे हम, देखो आपको पता है कि जो सर्कल होता है उस पर किसी एक्सटर्नल पॉइंट से जो भी टेंजेंट हम ड्रॉ करते हैं उनकी लेंथ ऑलवेज क्या होती है, इक्वल होती है, ओके।
तो सपोज ये यहाँ पे टच कर रहा है, ये पॉइंट P हो गया, ये पॉइंट Q हो गया, ये पॉइंट R हो गया और ये पॉइंट S हो गया। तो अगर A को मैं एक्सटर्नल पॉइंट लेता हूं तो A से टेंजेंट क्या हो गई, AP और AS, तो ये दोनों क्या होगी, एक दूसरे के इक्वल होगी। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूं कि AP इज इक्वल टू होगा किसके, AS। ब्रैकेट में क्या लिखोगे, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट A, है ना। इस तरीके से आप यहाँ लिख सकते हो। सिमिलरली अगर पॉइंट बी से मैं टेंजेंट की बात करता हूँ तो ये और ये इक्वल होगी। इट मीन्स बीपी जो है इक्वल होगा किसके, बी क्यू के। यहाँ लिख दोगे टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट बी। सिमिलरली अगर मैं सी से देखता हूँ तो सी से जो टेंजेंट अगर ड्रॉ करता हूँ तो वो क्या होगी, देखो सी आर और सी क्यू, ये भी क्या होगी, एक दूसरे के इक्वल होगी, एक्सटर्नल पॉइंट फ्रॉम सी। सिमिलरली अगर मैं डी से देखता हूँ तो डी से हमारे पास में क्या है, देखो डी आर है और ds है, ये क्या है, एक्सटर्नल पॉइंट D से टेंजेंट है। अब अगर मैं सभी को क्या कर देता हूँ, ऐड कर देता हूँ, इन चारों इक्वेशन जो आई है इनको मैं ऐड करता हूँ, तो ऐड करने से मेरे पास में क्या हो जाएगा, देखो AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR, ये इक्वल होगा किसके, AS प्लस BQ प्लस CR प्लस DS। मैंने लेफ्ट हैंड साइड वालों को अलग ऐड कर दिया, राइट हैंड साइड वालों को अलग ऐड कर दिया। ऐसा करने से मेरे पास में क्या हुआ, देखो AP प्लस BP हमारे पास में क्या आ गया, AB आ गया। CR प्लस DR किसके इक्वल आ जाएगा, CD के इक्वल आ जाएगा, इज इक्वल टू AS प्लस DS, ये AS और ये DS मिलके क्या बना लेगा, AD बना लेगा। सिमिलरली ये BQ प्लस CQ मिलके क्या बना लेगा, BC बना लेगा। ओके, अब ये देखो अगर मैं बात करता हूं CD की, तो CD जो है वो AB के इक्वल है फ्रॉम इक्वेशन 1, तो यहाँ पे मैं AB प्लस लिख देता हूँ CD के। सिमिलरली ये जो AD है ये किसके इक्वल है, BC के इक्वल है फ्रॉम इक्वेशन 1, तो इसको भी मैं AD की जगह BC रख देता हूँ और ये BC ऑलरेडी है यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1। तो आपके पास यहाँ पे क्या आ गया, देखो AB प्लस AB 2AB इज इक्वल टू 2BC। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आपके पास में अल्टीमेटली आ गया AB इज इक्वल टू BC। अब AB जो है BC के इक्वल आ गई और AB जो है वो CD के इक्वल ऑलरेडी था और BC जो है वो AD के इक्वल था। इट मीन्स ये सभी साइड क्या हो जाएगी, एक दूसरे के इक्वल आ जाएगी। तो ये इक्वेशन 2 होता है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, सभी साइड से एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इक्वल टू DA। और जब ये सभी साइड एक दूसरे इक्वल आ गई तो फिर ये जो पैरेललोग्राम होगा वो क्या बन जाएगा, एक रोम्बस बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 क्या दे रखा है, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एन आर्क सबटेंड्स एन एंगल 60 डिग्री एट द सेंटर। एक आपको सर्कल दे रखा है जिसकी रेडियस 21 सेंटीमीटर है। तो मैं एक सर्कल ले लेता हूँ, ये सपोज हमारा सर्कल है, इसकी रेडियस 21 आपको गिवन है। ओके, ये जो है इसका कोई आर्क जो है वो सेंटर पे 60 डिग्री एंगल सबटेंड कर रहा है। तो ये सपोज मैं कोई आर्क ले लेता हूँ इस तरीके से, ये जो एंगल है वो क्या है, 60 डिग्री है। और आर्क कौन सा हो गया, ये वाला जो आर्क है ये सेंटर पे एंगल सबटेंड कर रहा है 60 डिग्री का। रेडियस आपको दे रखी है 21 सेंटीमीटर, ये भी 21 होगा और ये भी 21 होगा। ये सपोज पॉइंट ए है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। ये हमें इन्फॉर्मेशन गिवन है। क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द करेस्पॉन्डिंग आर्क। तो करेस्पॉन्डिंग आर्क की अगर मुझे लेंथ फाइंड आउट करनी है तो लेंथ आर्क आपको पता है, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है लेंथ ऑफ आर्क किसके इक्वल होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। बिकॉज ये आर्क जो है वो सर्कमफ्रेंस का पार्ट है, कितना पार्ट है, जितना एंगल थीटा यहाँ पे बन रहा है। तो थीटा की वैल्यू आपको 60 गिवन है अपॉन 360 इंटू 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर क्या है 21। इसको कैंसिल करेंगे, ये 6 टाइम आ जाएगा, 7 से 21 कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम्स, 3 से 6 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। आपस में लेंथ ऑफ आर्क कितनी है, 22 सेंटीमीटर। ये लेंथ पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया। सेकंड कह रहा है एरिया ऑफ द फॉर्म्ड बाय द आर्क,
एरिया ऑफ फर्स्ट, सेकंड का आंसर ए फाइंड आउट करना है। एरिया दिस सेक्टर होता है वही सेम थीटा अपॉन 360 2 पाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, की वैल्यू वही 60 अपॉन 60 इनटू पाई के लिए 22/7, आर क्या है 21 है तो ये 21 इंटू 20, ये फिर 6 टाइम कैंसिल हो जाएगा, 7 से ये 3 टाइम्स कैंसिल हो गया, 3 से 2 टाइम कैंसिल हो गया, 2 से 22 कैंसिल हो गया, कितने टाइम्स 11, तो आपके पास में आ गया 21 इंटू 11, तो ये इक्वल आ जाएगा किसके 231 के। ठीक है, 11 से मल्टीप्लाई करना आई होप सबको आता होगा, अगर नहीं आता तो देख लो। ऐसे कोई भी दो डिजिट को 11 से मल्टीप्लाई करना है तो फर्स्ट डिजिट ये आ जाएगा, सेकंड डिजिट ये आ जाएगा, इसमें इन दोनों का सम आ जाएगा, तो ये 2 आ गया, ये 1 आ गया, बीच में दोनों का सम 3 आ गया। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन क्या है, एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द करेस्पॉन्डिंग आर्क, तो आपको जो ये सेगमेंट बन रहा है, कौन सा सेगमेंट बन रहा है, ये वाला, ये जो सेगमेंट बन रहा है इसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो इसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या करूंगा, हमारे पास में सेक्टर का एरिया है, उस सेक्टर के एरिया में मैं इस ट्रायंगल के एरिया को क्या कर दूं, सब्ट्रैक्ट कर देता हूं। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेगमेंट क्या आ जाएगा हमारे पास, एरिया ऑफ सेगमेंट कौन सा, ओ, ये सपोज पी ले लेता हूं मैं पॉइंट, एरिया ऑफ सेगमेंट ओ ए पी बी, वो इक्वल आ जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर, कौन सेक्टर ओ ए, हमें ये सेगमेंट फाइंड आउट करना है ना, एरिया ऑफ सेगमेंट ए पी बी, सॉरी ये ए बी होगा, एरिया ऑफ सेगमेंट ए पी बी इक्वल टू आएगा एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। ओके, अब ये जो ट्राइंगल बन रहा है ये क्या बन रहा है, देखो यहाँ पे 60 डिग्री आ रहा है, ये दोनों साइड एक दूसरे के इक्वल आ रही है, तो ये एंगल भी एक दूसरे के इक्वल होंगे, तो ये भी एंगल कितने होंगे 60 डिग्री, 60 डिग्री होंगे। ओके, तो ये जो ट्राइंगल बन रहा है इक्विलेटरल ट्राइंगल बन रहा है, और इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया आई होप सबको पता होगा √3/4 साइड स्क्वायर होता है ना। ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करनी है, तो एरिया ऑफ सेक्टर हमने अभी निकाल लिया, 231 आया है, माइनस ये हो जाएगा √3/4 इंटू साइड स्क्वायर मीन्स 21 का स्क्वायर है, बिकॉज ये जो साइड है वही सभी से इक्वल हो जाएगी। इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, √3 21 का स्क्वायर होता है 441 इंटू √3/4, सेंटीमीटर में दे रखा है तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। ओके, तो हमारे पास में ये 3 आंसर आ गए इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट जो लास्ट क्वेश्चन है इस सेक्शन का क्या है, 2 डाइस आर थ्रोन एट द सेम टाइम, 2 डाइस को एक ही टाइम पे थ्रो किया जाता है, राइट डाउन ऑल द पॉसिबल आउटकम्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द 2 नंबर्स अपीयरिंग ऑन द टॉप ऑफ द डाइस, आपको सम की बात करनी है, वो क्या हो 8 हो और लेस देन 12 हो। तो सबसे पहले आपको राइट डाउन ऑल द आउटकम्स, सभी आउटकम्स पहले लिखना है। आउटकम क्या आते हैं जब भी 2 डाइस को उछालते हैं, दोनों पे 1 1 आ जाए, पहले पे 1 दूसरे पे 2, पहले पे 1 दूसरे पे 3, फिर 1 4 आ गया, 1 5 आ गया और 1 6 आ गया। ठीक है, पहले पे 1 फिक्स कर दिया मैंने, अब पहले पे 2 फिक्स कर देता हूँ, सेकंड वाले पे वेरी करवा लेता हूँ, तो ये 2 3, ये 2 4, 2 5 और 2 6 आ गया, 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5 और 3 6 हो गया, 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5, 4 6 हो गया, 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5 और 5 6 हो गया। सिमिलरली 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5 और 6 6 हो गए। टोटल आउटकम्स आ गए, टोटल आउटकम्स कितने हैं आपके पास में 36 होते हैं, आई होप सबको पता होगा ये, अगर तो 6 आ गए है ना। अब हमें पूछा the probability that the sum of the appear on the top of the dice is 8,
8 आने के लिए फेवरेबल केसेस कौन कौन से हैं हमारे पास में? सम 8 आना चाहिए तो आ सकता है। तो पहली लाइन में सम 8 बनेगा ही नहीं कभी, दूसरी लाइन में सम 8 कहाँ रहा है? 2 और 6 आ जाए, 2 और 6 आएगा तो सम क्या हो जाएगा हमारा? 8 हो जाएगा, और कोई भी सम 8 नहीं बनेगा। थर्ड लाइन में 8 कब बनेगा? यहाँ आ जाएगा, फोर्थ में यहाँ आ जाएगा, फिफ्थ में यहाँ आ जाएगा, और सिक्स्थ में कहाँ आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा। और कहीं 8 बन रह सकता है क्या? देखो इनके अलावा फर्स्ट लाइन में 8 कभी नहीं बनेगा, सेकेंड लाइन में 8 लास्ट में बनेगा, थर्ड लाइन में 8 का कब बनेगा? जब 3 और 5 आएगा तो उनका सम क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा, और किसी भी केस में 8 बनना पॉसिबल नहीं है। ओके, फिर 4 4 आ जाए तो 8 बन जाएगा, फिर 5 3 आ जाए तो 8 बन जाएगा, फिर 6 2 आ जाएगा तो 8 बन जाएगा। तो टोटल फेवरेबल केस हमारे पास में यहाँ कितने आ गए? 5 केस आ गए। तो प्रोबेबिलिटी अगर मुझे फाइंड आउट करनी है तो फेवरेबल अपॉन टोटल, तो इसका आंसर आ जाएगा 5/36। तो सब समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्या दे रखा है? सम जो है वो लेस देन और इक्वल टू 12 होना चाहिए। तो लेस देन और इक्वल टू 12 तो इन सभी केस में हो रहा है, बिकॉज मैक्सिमम कितना जा सकता है? 12 जा सकता है, और बाकी सब में क्या होगा? लेस देन 12 ही होने वाला है। तो इस केस में हमारे फेवरेबल केस कितने आ गए? 36 आ गए। तो प्रोबेबिलिटी जो आएगी वो क्या आ जाएगी? 36/36 मीन्स प्रोबेबिलिटी 1 आ रही है। इट मीन्स ये कैसा इवेंट है? एक श्योर इवेंट है। जब भी प्रोबेबिलिटी 1 आ जाए तो वो इवेंट क्या होता है? एक श्योर इवेंट होता है। ओके, तो इस तरीके से